जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज हम चर्चा करेंगे द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का, जो कि प्रत्येक न्यायिक परीक्षा, चाहे वो लोअर डिवीज़न हो या हायर जुडिशरी का हो, उसमें से इस अधिनियम से कम 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कई जगह प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं, कई जगह मेंस में तो बनता ही बनता है, क्योंकि चाहे लोअर डिवीज़न का हो चाहे हायर जुडिशरी का हो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, जो कि सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में पूछा जाता है। हम समय न गंवाते हुए विषय पर आना चाहते हैं, और विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं, इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय न्यास अधिनियम का। इसमें हम वीडियो जो भी बनाएंगे सिर्फ मेंस के पर्पस से बनाएंगे। प्री के लिए आपको एक एक धारा, एक एक कीवर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, और प्री चूँकि सिर्फ एचजीएस में ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोअर डिवीज़न में मेंस में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और हायर जुडिशरी में मेंस और प्री दोनों में आते हैं। तो जिनको प्री की तैयारी कर रहे हैं उनको तो एक एक धारा और एक एक चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, लेकिन मेंस में जो टॉपिक पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम चर्चा करते चलेंगे, और उसमें भी प्री का आपको क्वेश्चन मिलता जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं धारा 3, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लाज है, निर्वचन खंड जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें ट्रस्ट के बारे में बताया गया है कि ट्रस्ट क्या होता है, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के बारे में बताया गया है, ट्रस्टी के बारे में बताया गया है, बेनिफिशरी के बारे में बताया गया है, और ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट के बारे में बताया गया है। आगे भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है उसके बारे में भी इंटरप्रिटेशन किया गया है। हम बेसिकली जो चीज़ें हैं उसको हम लोग समझते चलते हैं। देखिए, साधारण से भाषा में आप समझ लीजिए कि जो ट्रस्ट होता है उसका गठन किसी प्रॉपर्टी को लेकर के किया जाता है, चाहे वो जंगम हो सकता है उसका विषय वस्तु, और चाहे स्थावर हो सकता है। जो व्यक्ति डिक्लेयर करता है उसको न्यासकर्ता बोलते हैं, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, और जो उस चीज़ को प्रतिगृहित करता है, उस संपत्ति को, उसको ट्रस्टी बोला जाता है, न्यासग्रहीता बोला जाता है उसको। और जिसके लिए उस ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है, जिसके फ़ायदे के लिए, वो बेनिफिशरी होता है। तो बेनिफिशरी कभी कभी जो ऑथर ऑफ ट्रस्ट है वो भी हो सकता है, और कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। और जो जिस प्रॉपर्टी के बारे में किया जाता है उसको ट्रस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होता है, उस प्रॉपर्टी से जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट उसको कहते हैं जो कि डीड होता है, जिसमें डीड में सारी चीज़ें लिखी जाती है, उस ट्रस्ट का उद्देश्य, उस ट्रस्ट का जो है क्रियान्वयन कैसे कैसे होगा। मैंने पूरा का पूरा ऑथर ऑफ ट्रस्ट जो होता है न्यासकर्ता, वो पूरा का पूरा अपना एक्सप्लेन करके उस ट्रस्ट के बारे में लिखता है, उसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे तो जो ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट भी दो प्रकार का होता है। एक विशिष्ट ट्रस्ट होता है और एक साधारण ट्रस्ट होता है, यानी कि सिंपल ट्रस्ट और स्पेसिफिक ट्रस्ट। और यदि उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो ये तो हमने प्रकृति के बारे में बताया कि अगर जो कर्तव्यों की प्रकृति के अनुसार देखा जाए तो सिंपल ट्रस्ट एक होता है और एक स्पेशल ट्रस्ट होता है, स्पेसिफिक ट्रस्ट। लेकिन यदि उद्देश्यों के बारे में देखा जाए तो दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट का होता है, एक पब्लिक ट्रस्ट का होता है। तो प्राइवेट ट्रस्ट का मतलब सीधी सी बात है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये होता है, या खुद के लिए या किसी व्यक्ति के लिए होता है। और पब्लिक ट्रस्ट का मतलब हो गया कि जन सामान्य के लिए होता है, या किसी एक समूह के या ग्रुप के लिए होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्लाज में ट्रस्ट का पहले देख लेते हैं कि ट्रस्ट के बारे में क्या कहा गया है। तो कह रहा है कि ये ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स्ड to the ownership
of property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner are declared and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner। तो इससे स्पष्ट है कि जो ट्रस्ट होता है किसी व्यक्ति द्वारा उस संपत्ति के संबंध में एक विश्वास को उद्घोषित किया जाता है, और चाहे वो अपने लिए हो और चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हो। यहाँ पे यही कह रहा है कि न्यास संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध और दूसरे के या दूसरे और स्वामी के फायदे के लिए, मतलब या तो दूसरे के लिए या दूसरे अथवा और उसके स्वामी के फायदे के लिए स्वामी पर रखे गए और स्वामी द्वारा प्रगृहित या उसके द्वारा घोषित और प्रगृहित विश्वासोद्भूत बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है। मतलब ये जो बाध्यता की बात कहे विश्वास से उद्भूत, ये जो कॉन्फिडेंस है उसकी बात कर रहा है कि उससे जो उद्भूत बाध्यता है उसी को न्यास कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं। अब न्यासकर्ता कौन होता है? तो कह रहा है कि द पर्सन हु रिपोजेज आर डिक्लेयर्स द कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड द ऑथर ऑफ ट्रस्ट। मतलब जो व्यक्ति डिक्लेयर करता है या विश्वास प्रतिगृहित करता है उस संपत्ति के संबंध में, वो न्यासकर्ता होता है। फिर कह रहा है कि द पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड द ट्रस्टी। मतलब जो व्यक्ति विश्वास प्रतिगृहित करता है वह न्यासी कहलाता है। और उसके आगे कह रहा है कि द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द कॉन्फिडेंस इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड द बेनिफिशरी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रस्ट इज कॉल्ड ट्रस्ट प्रॉपर्टी और ट्रस्ट मनी। द बेनिफिशियल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी इज हिज राइट अगेंस्ट द ट्रस्टी एज ओनर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी and the instrument, if any, by which the trust is declared is called the instrument of the trust। तो यहाँ ये यही कह रहा है कि जिसके फायदे के लिए विश्वास प्रतिगृहित कहा जाता है किया जाता है वो हिताधिकारी कहलाता है, और न्यास की जो विषय वस्तु है वह न्यास संपत्ति या न्यास धन कहलाती है। हिताधिकारी का जो फायदाप्रद हित होता है या हित उसका न्यास संपत्ति के स्वामी के रूप में न्यासी के विरुद्ध अधिकार है, और वह लिखत यदि कोई हो जिसके द्वारा न्यास घोषित किया जाता है न्यास की लिखत कहलाती है। तो हम लोगों ने इसको देखा कि न्यास को क्या होता है और न्यासकर्ता कौन होता है, न्यासी कौन होता है, बेनिफिशरी कौन होता है और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। अब इसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब नोटिस और रजिस्टर्ड ये सब चीज़ें जो है हम लोग टीपीए में भी देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग ऑफ द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, माने न्यासों के सृजन के विषय में, जो अध्याय 2 है यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसमें सिर्फ धारा 4, 5 और 6 तक का ही मैं चर्चा करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा। इसके बाद धीरे धीरे मैं एक एक करके करता जाऊँगा। अब इसमें जो मेन चीज़ है धारा 4, 5 और 6 में इसलिए बात कर रहा हूँ एक साथ पढ़ने के लिए क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं कि वो किस प्रकार से एक ट्रस्ट जो है विधिपूर्ण होता है। माने ट्रस्ट का हो जाना केवल नहीं मायने रखता है जब तक ट्रस्ट विधिपूर्ण न हो, और ट्रस्ट विधिपूर्ण कैसे होगा उसको धारा 4 में बताया गया है, और धारा 5 में ये बताया गया है कि किस प्रकार से ट्रस्ट का एग्जीक्यूशन होता है। मतलब वो जंगम संपत्ति है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और कोई अस्थावर संपत्ति है तो उसको कैसे किया जाता है। अगर जो उस मोड में नहीं किया जाएगा तब भी वो ट्रस्ट विधि पूर्ण नहीं माना जाएगा। और जो धारा 6 बताता है वो ये बताता है कि न्यास का सृजन जो है जो होता है, अगर जो उसमें इन सब एलिमेंट का अभाव है जो धारा 6 में ए से लेकर के डी तक का एलिमेंट दर्शाया गया है, अगर जो वह एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा तब भी
ट्रस्ट जो है क्रिएट नहीं माना जाएगा, वो विधि विरुद्ध ही होगा, विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो हम लोग धारा 4 देखते हैं। पहले धारा 4 कह रहा है कि लॉफुल पर्पज होना चाहिए। पहला तो जो ट्रस्ट का उद्देश्य है उसका प्रयोजन जो है वो लॉफुल पर्पज होना चाहिए। ए ट्रस्ट में बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पज। न्यास किसी भी विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए सृष्ट किया जा सकेगा। द पर्पज ऑफ ए ट्रस्ट इज लॉफुल, मतलब ये अब आगे बता रहा है कि जो पर्पज होता है ट्रस्ट का वो लॉफुल कब होता है, जब अनलेस ए से और डी के ई के बीच में न हो। सॉरी, ये कह रहा है कि फॉरबिडेन बाय लॉ, अर्थात विधि द्वारा निषिद्ध अगर जो किया गया है तो भी वो लॉफुल नहीं होगा। बी कह रहा है इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर जो ट्रस्ट का ऐसा प्रयोजन है कि ऐसी प्रकृति का हो कि यदि अनुज्ञात हुआ तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। सी कह रहा है कि इज फ्रॉडुलेंट हो, मतलब सीधा सीधा है कि अगर जो कपटपूर्वक किया जा रहा हो, कपटपूर्ण हो वो न्यास, तब भी वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। डी कह रहा है कि इन्वॉल्व आर इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यदि उस ट्रस्ट का उद्देश्य पर्पज ऐसा है कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति उसमें या तो अंतर्वलित है या विवक्षित है करना है, तो भी वो उसका लॉफुल पर्पज नहीं होगा। और लास्ट में ई कह रहा है कि द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। लास्ट वाला ये कह रहा है कि लॉफुल पर्पज उसका नहीं माना जाएगा यदि न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझे। तो ये जो इंग्रीडियंट्स है अगर इसको फुलफिल नहीं किया जाएगा तो ट्रस्ट विधि प्रयोजन न होने के कारण वाइड हो जाएगा। अब नीचे यही कह रहा है कि एवरी ट्रस्ट ऑफ विच द पर्पज इज अनलॉफुल इज वाइड। हर न्यास जिसका प्रयोजन विधि विरुद्ध हो शून्य होता है। एंड where a trust is created for two purposes of which one is lawful and the other unlawful and the two purposes cannot be separated, the whole trust is void। कोई ऐसा न्यास है जिसमें दो पार्ट में है और एक पार्ट उसका लॉफुल है और दूसरा जो पार्ट है वो अनलॉफुल है, लेकिन उस पार्ट को अलग नहीं किया जा सकता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन यदि किया जा सकता है अलग अलग तो जो पार्ट उसका लॉफुल है उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा और जो अनलॉफुल है उसको वहाँ तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि इन द सेक्शन द एक्सप्रेशन लॉ इंक्लूड्स वेयर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज इमूवेबल एंड सिचुएटेड इन ए फॉरेन कंट्री द लॉ ऑफ सच कंट्री। अब लॉ का यहाँ तात्पर्य है कि जो सब विषय वस्तु है ट्रस्ट का प्रॉपर्टी का जो है, ट्रस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो है अगर जो किसी विदेश में स्थित है तो वहाँ की विधि के अनुरूप होना चाहिए जिस कंट्री में वो सिचुएटेड है। इस धारा में विधि पद के अंतर्गत उस दशा में जिसमें कि न्यास संपत्ति स्थावर हो और किसी विदेश में स्थित हो तो ऐसे विदेश की विधि आती है। मतलब लॉ का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जहाँ वो संपत्ति सिचुएटेड है और उसके बारे में कोई ट्रस्ट का गठन किया गया है तो उस देश के उस कंट्री के अनुसार वो लॉ विधिपूर्ण होना चाहिए। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ABC 3 में समझाने का कोशिश किया है बेयर के द्वारा। एक कन्वेस प्रॉपर्टी टू बी इन ट्रस्ट टू अप्लाई द प्रॉफिट्स टू द नेचर ऑफ फीमेल फाउंडिंग्स टू बी ट्रेंड अप ए प्रोस्टिट्यूट्स द ट्रस्ट इज वाइड। अब किसका प्रयोजन ही देखने से ये पता चल जा रहा है कि कोई ऐसी विधवाओं को ये कह रहा है कि क संपत्ति को इस हेतु से ख को न्यास पर हस्तांतरित करता है कि उसके लाभ द्वारा उन विधवाओं के पालन पोषण में उपयोजित किया जाए जिन्हें वेश्या बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। यह न्यास शून्य है, ये विधि विरुद्ध है। आप किसी को फंडिंग इसलिए कर रहे हैं कि उसको वेश्यावृत्ति में झोंका जा सके, तो ये अनलॉफुल हुआ।
तो चाहे ट्रस्ट से कितना हो उसका फ़ायदा दिख रहा हो, किसी का भले भला हो रहा है, लेकिन ये विधि विरुद्ध है तो वो ट्रस्ट भी वाइड हो जाएगा। बी कह रहा है कि ये bequeaths property to be in trust to employ it in carrying on a smuggling businesses and out of the profits thereof to support aged children the trust is wide। अब यहाँ पर भी ये कह रहा है कि क संपत्ति की न्यास पर वसीयत ख को इसलिए करता है कि उस संपत्ति को तस्करी का कारोबार चलाने में लगाया जाए और उसके लाभ में से क की संतान का पालन किया जाए, यह न्यास भी शून्य है। अब पहले वाले उदाहरण में आप लोगों ने देखा कि जो संपत्ति थी उसका प्रॉफिट तो लाफुल तरीके से हो रहा था, लेकिन उसका जो प्रयोग था, जो प्रॉफिट का प्रयोग किया जा रहा था ट्रस्ट के माध्यम से, वो उसका उपयोग जो है अनलाफुल था। और यहाँ पे ये कह रहा है कि अनलाफुल तरीके से जो संपत्ति को अर्जित किया जाएगा, प्रॉफिट को अर्जित किया जाएगा, वो लाफुल प्रयोग में किया जाए, तो ये संभव नहीं है। आप कहीं से चोरी करके, डकैती करके, विधि विरुद्ध कानूनी तरीके से अगर संपत्ति को प्राप्त करते हैं तो संपत्ति भी गैर कानूनी ही माना जाएगा। सी इसका कह रहा है कि ए व्हाइल इन इंसॉल्वेंट सर्कमस्टेंसेज transfers property to be in trust for a during his life and after his death for B. A is declared an insolvent, the trust for A is invalid as against his creditor। अब इसका कहने का मतलब ये कि जो हम लोगों ने देखा था धारा 4 में, जो इसका दूसरा खंड है बी, कि ऐसी प्रकृति का हो कि यदि अनुज्ञात हुआ तो वह किसी विधि को बंधों को विफल कर देगा। मतलब यहाँ जो इंसॉल्वेंसी की स्थिति आती है वो उसको प्रयोग करने के लिए, प्रिक्योर करने के लिए, या समझिए कि डिफीट या डिले करने के लिए ये जो है ट्रस्ट का गठन किया गया है, इसलिए ये इनवैलिड है और वाइड हो जाएगा। अब धारा जो 5 है ये कह रहा है कि ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसका ये तरीका बता रहा है कि ये जो अभी हम लोगों ने देखा पर्पज है, अब पर्पज के बाद से अब हम लोगों को देखना है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, लिखित में होगा कि मौखिक में होगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो अस्थावर संपत्ति है या जंगम संपत्ति है, दोनों के ही संबंध में वो लिखित होगा, दोनों पक्षकारों द्वारा, मतलब न्यासकर्ता और न्यासी द्वारा उस इंस्ट्रूमेंट पर हस्ताक्षर भी होगा, लिखत में होगा और रजिस्ट्रीकृत होगा। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात जब आती है तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ के ये कहता है कि उसको आपको संपत्ति को हस्तांतरण भी करना होगा। मतलब अस्थावर संपत्ति में तो ये जरूरी नहीं है कि तुरंत उसको हस्तांतरण किया जाए, लेकिन जो जंगम संपत्ति है उसमें इन सब चीज़ों को तो फुलफिल किया ही जाएगा, साथ में उस संपत्ति को भी हस्तांतरित किया जाएगा। अब धारा 5 हम लोग देख लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में कह रहा है कि नो ट्रस्ट इज रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वैलिड अनलेस, वो तब तक वैध नहीं है जब तक कि डिक्लेयर्ड बाय ए नॉन testamentary instrument in writing signed by the author of the trust or the trustee and registered or by the will of the author of the trust or of the trustee। मतलब ये कह रहा है कि अस्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी न्यास विधिमान नहीं है यदि वह न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित, लेखबद्ध और रजिस्ट्रीकृत निर्वसियती लिखत द्वारा अथवा न्यासकर्ता की या न्यासी की बिल द्वारा घोषित नहीं है। मतलब ये नकारात्मक बात कहता है, लेकिन अर्थ इसका सकारात्मक ये है कि एक अस्थावर संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा, जो उसका ओनर है, स्वामी है, उसके द्वारा अगर जो ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है किसी के बेनिफिट के लिए, तो उसको पहले तो लिखत में होना चाहिए, उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए, तीसरा जो है दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए,
तब जाके ये वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। और जंगम संपत्ति के बारे में कह रहा है कि नो ट्रस्ट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वैलिड अनलेस डिक्लेयर एज एफोरसेड, मतलब ऊपर वाला तो आपको जो बताया गया वो तो करना ही है, और अनलेस द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द ट्रस्टी। ये एक चीज़ जो यहाँ पे बढ़ा दिया है, अथवा कि इसके साथ साथ ये भी करना होगा कि जब तक ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए ट्रस्टी के पास, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि स्थावर संपत्ति वाले में तो इतना सिर्फ तक था कि भाई आप ट्रांसफ़र नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो लिखित में है और दोनों न्यासकर्ता और न्यासी द्वारा जो है हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रीकृत है तो वैध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसको प्रॉपर्टी को जंगम संपत्ति के संबंध में तो जंगम संपत्ति को ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। अब धारा 6 को देख लेते हैं, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, न्यास का सृजन। अब न्यास के सृजन के लिए कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5। अब देखिए धारा 5 में संबंधित जो व्यवस्था है उसको लेते हुए कह रहा है कि ए ट्रस्ट इज क्रिएटेड व्हेन द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट इंडिकेट्स विच रीजनेबल सर्टेनिटी बाय एनी वर्ड्स आर एक्ट। यानी कि जो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है, न्यासकर्ता है, उसको या तो किसी कार्य द्वारा या तो अपने शब्दों द्वारा रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए, उसको इंडिकेट करना है। कैसे? रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ, या तो कार्य के द्वारा करे या शब्दों के द्वारा। मतलब एक होता ना कि उसको किसी कोई कार्य करके या तो उसको दिखा दे कि हम ये चीज़ स्पेसिफिक जो है रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ कर रहे हैं, या शब्दों द्वारा उसको कहे ताकि इससे निश्चितता आ जाए। क्या? पहला, एन इंटेंशन ऑन हिज पार्ट टू क्रिएट देयर बाई ए ट्रस्ट। पहला ये कह रहा है कि न्यास का तद्वारा सृजन करने का अपना आशय होना चाहिए। दूसरा कह रहा है इसका कि द पर्पज ऑफ द ट्रस्ट, न्यास का प्रयोजन होना चाहिए उसको। और सी कह रहा है कि द बेनिफिशियरी, मतलब कोई जो बेनिफिशियरी है वो भी डिक्लेयर होना चाहिए, उसका भी अनिश्चितता नहीं होना चाहिए। और डी कह रहा है इसका कि द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि जो न्यास संपत्ति है वो भी उपयुक्त निश्चितता के साथ प्रदर्शित करना होता है। एंड अनलेस द ट्रस्ट इज डिक्लेयर्ड बाय विल और द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट इज हिमसेल्फ टू बी द ट्रस्टी ट्रांसफर्स द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू द ट्रस्टी। इसके बाद ये कह रहा है कि यदि न्यास विल द्वारा घोषित न हो या न्यासकर्ता को स्वयं न्यासी न होना हो तो न्यासी को न्यास संपत्ति अंतरित कर देना है। यानी कि जो विल द्वारा घोषित किया जाता है या न्यासकर्ता ही खुद स्वयं न्यासी होता है उसको, तो उसको संपत्ति हस्तांतरण करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी के कंडीशनों में उसको संपत्ति भी हस्तांतरित करना होगा। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन के माध्यम से ये बताना चाह रहा है, कह रहा है कि ए bequeaths certain property to B having the fullest confidence that he will dispose of it for the benefit of C. This creates a trust so far as regard A and C. अब यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता है, कह रहा है कि क या पूर्णतम विश्वास रखते हुए कि ख उस संपत्ति का बयान ग के फायदे के लिए करेगा। एक संपत्ति की वसीयत ख को करता है, जहाँ तक क और ग का संबंध है इससे न्यास का सृजन हो जाता है। मतलब यहाँ सब कुछ क्लियर्ड है। अब बी इसका कह रहा है कि ए bequeaths certain property to B hoping he will continue it in the family. This does not create a trust as the beneficiary is not indicate with reasonable certainty. B कह रहा है कि क या आशा करते हुए कि ख उस संपत्ति को कुटुंब में बना रखेगा, किसी संपत्ति की वसीयत ख को करता है, इससे न्याय का सृजन नहीं होगा क्योंकि हिताधिकारी युक्त निश्चितता के साथ प्रदर्शित नहीं किया गया है। सी इसका कह रहा है कि ए bequeaths certain property to B requesting him to distribute it among
such members of C's family as B should thinks most deserving. This does not create a trust for the beneficiaries or not indicate with a reasonable certainty. अब यहाँ ये कह रहा है सी में कि क यह प्रार्थना ख से करते हुए कि ख उस संपत्ति को ग के कुटुंब के ऐसे सदस्यों के बीच वितरित कर दे जिन्हें ख सर्वाधिक पात्र समझे। एक संपत्ति की वसीयत उसे करता है, इससे न्यास का सृजन नहीं होता क्योंकि हिताधिकारी उपयुक्त निश्चितता के साथ प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। भाई उसके हाथ में है किसको वो ज़्यादा सर्वाधिक पात्र समझ ले, तो ये कहीं ना कहीं पार्शलिटी हो जाएगा। तो ये उस तरीके से ये कह रहा है कि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। फिर इसके बाद से आगे कह रहा है कि ए bequeaths certain property to be desiring him to divide the bulk of it among C children. This does not create a trust, for the trust property is not indicate with sufficient certainty. अब यहाँ पे भी ये कह रहा है कि क या वांछा ख से करते हुए कि वो संपत्ति को प्रपुंज को ग की संतान के बीच बांट दे। ख को एक संपत्ति की वसीयत करता है, इससे न्यास का सृजन नहीं होता क्योंकि न्यास संपत्ति पर्याप्त निश्चितता के साथ प्रदर्शित नहीं की गई है। भाई किसको कितना देना है, बराबर बराबर देना है कि किसी को अधिक देना है, कम देना है, ये कहीं क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए न्यास का सृजन नहीं होता है। ई कह रहा है इसका ए bequeaths a shop and stock in trade to B on condition that he pays age debts and a legacy to C. This is a condition, not a trust for age creditors and C. अब यहाँ पे कह रहा है कि क दुकान और व्यापार स्टॉक की वसीयत ख को इस शर्त पर करता है कि क के ऋण चुका दे और ग को एक वसीयत संपदा दे दे। यह एक शर्त है, न कि क के लेनदारों और ग के लिए न्यास। तो इस प्रकार से हम लोगों ने धारा 3 में निर्वचन खंड देखा और 4, 5, 6 में ये देखा कि एक विधिपूर्ण न्यास के लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए। तो जब मेंस में आप लिखेंगे तो इन सब चीज़ों का वर्णन करते हुए लिखेंगे। अब वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं विराम देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हुए पूरा समग्र ट्रस्ट एक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग बने रहिएगा। और पुनः मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दें और अन्य लोगों को भी शेयर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।